बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज अपनी इस गुफ्तगू के आगाज़ में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो शायद किसी को नागवार गुज़रे, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हक़ाइक़ हैं जिसको कि हम झुटला नहीं सकते। हम देखते थे कि पहले सियासी जमातों में बगावत हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी आला अदलिया में भी बगावत शुरू हो गई है और आला अदलिया के जज जो हैं वो दूसरे अपने जो ब्रदर जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हैं, बल्कि एक पोजीशन ले रहे हैं। और यहाँ तक कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 जज जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हुई है जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो ऐलान किया था उसको वो मुलतवी कर दिया है और वो अब कह रहे हैं जी ये इलेक्शन अब अक्टूबर में होगा। इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दरख्वास्त पे एक 5 रुकनी बेंच बनाया और बेंच की आज पहली हेयरिंग हुई। और उस हेयरिंग के बाद 2 जजेस जो हैं उन्होंने एक पहले से जो केस था उसमें अपना एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया और उसमें जो राय सामने आई है 2 जजेस की वो कुछ यूँ है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी राय में इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये 4-3 का है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज़ में फ़ैसला करे। अदलिया को मजबूत बनाने और आवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना ज़रूरी है और 1 मैन पावर शो का इख्तियार फरसूदा और गैर मुरवजा है। लेकिन जो अंग्रेज़ी में जो चीज़ें लिखी हैं उन्होंने वो इससे ज़्यादा सख्त हैं, उनका उर्दू में तर्जमा करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो सूरत हाल है इसका इमरान खान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को, इस हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब जो कि माहिर कानून हैं, साबिक़ सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के, और इनकी पटिशन पे जो आज 2 जजेज़ हैं उनका जो तफसीली फ़ैसला है उसमें इनकी पटिशन भी शामिल थी जिस पे हेयरिंग हुई। और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब माहिर कानून हैं, वो कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जब भी पाकिस्तान में अदलिया कमज़ोर होती है तो वो जमहूरियत भी कमज़ोर होती है? मिसाल के तौर पे ऐसी ही सूरत हाल जब 1997 में पैदा हुई थी, सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ जुडिशरी में बगावत हुई, तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में विद दिस सीक्वेंस ऑफ सम इवेंट्स आपकी हुकूमत भी चली गई थी। तो ये जो आज हो रहा है इसका नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को नहीं होगा? मीसा फैज़ ने कहा था उबल पड़े हैं अजाब सारे, बाहर आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, तेरे हमारे सवाल सारे जवाब सारे। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ अगरचे ये जो हम अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़े तौर पे तनाव देख रहे हैं और आज के जो 2 जजेस ने अपना तफसीली फ़ैसला इशू किया है, इससे सुप्रीम कोर्ट की साख को, जिसको हम लेजिटिमेसी कहते हैं, कानूनी साख, उसको नुकसान पहुंचा, एक धचका लगा है। लेकिन बिल आखिर मैं समझता हूं कि इस तमाम कशमकश में जो सियासी कशमकश भी है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कशमकश है, जो इस्टेब्लिशमेंट की और सिविलियन गवर्नमेंट्स की कशमकश है, बिल आखिर इसमें फ़तह आइन की होगी, क्योंकि ये सब सवाल अब उठ गए हैं। मसलन जो ये 2 जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस ने आज अपना फ़ैसला जारी किया है, उन्होंने बड़े गहरे सवाल उठाए हैं 1 मैन शो के ऊपर। बार बार पैराग्राफ 37 है, 38 है, जिसमें बार बार उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का 1 मैन शो नहीं हो सकता आज के दौर में। तो लिहाजा आइन के अंदर इन तमाम तनाव के नतीजे में जो उसकी असल रूह है वो कहीं ना कहीं से फूट रही है कि भाई यहाँ 1 मैन शो जिस तरह सिविलियन नहीं हो सकता और इदारों में नहीं हो सकता, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। और ये जो इशू है, बस उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इंतजार नहीं कर सकती, ये भी उन्होंने आज कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पेशल बेंच और आइनी मामलात पे बेंचों की जो तश्कील है उसके बारे में फुल कोर्ट को बैठकर फैसला करना पड़ेगा।
ये सारे इश्यूज़ हैं जो बड़ी देर से कंट्रोवर्सी इसलिए पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से में एक मखसूस जो ग्रुप है जज साहिबान का, उन्होंने ही तमाम आइनी मामलात और जो ख़ास तौर पे जो सियासी जिनके मुज़मरात थे वही केसेस बार बार उन्हीं लोगों ने सुने हैं और उनके जो नताइज हैं ख़ास तौर पे इस पिछले मौसम गर्मा में जो 63A के ऊपर मोशगाफी हुई कि एक दफ़ा एक फ़ैसला आया और फिर सुप्रीम कोर्ट को दूसरा फैसला चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा कि जनाब ये मैं जजों को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी तो ये जो इश्यूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल किया है निहाल हाशमी को और इमरान खान को मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल किया है तौनी अदालत के पूरे कॉन्सेप्ट को कि जी एक के मामले में उसको सजा दी, ये सारे इश्यूज़ खड़े हुए हैं। लेकिन इसका नतीजा बहरहाल मेरी नज़र में पाकिस्तान के आइन की फतह की सूरत में होगा। अच्छा ये बताएं शुएब शाहीन साहब के ये जो फैसला था जिसमें आप भी पटिशनर थे, इस पे जो फैसला आया था उस पर रिव्यू पटिशन फाइल की गई थी, रिव्यू पटिशन का भी फैसला नहीं हुआ और आज एक 5 मेंबर बेंच बन गया। मेरा ख्याल है रिव्यू नहीं आया, आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रिव्यू पटिशन फाइल नहीं हुई। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने करनी थी या जिन इलेक्शन कमीशन ने करनी थी या जिन इदारों ने करनी थी, किसी ने रिव्यू पटिशन फाइल नहीं की और ये फैसला किया था इन्होंने गवर्नमेंट ने कि हम नहीं करेंगे। और आज ये डिस्कशन में भी आया है कि इसको मान लिया गया है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया और इसके ऊपर रिव्यू पटिशन नहीं आई। दूसरी बात यहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, देखें ये इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहली पटिशन हमारी आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1 लगी। उसके कुछ 6 दिन बाद सू मोटो नोटिस के लिए रिकमेंड किया जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कि ये 184(3) का केस बनता है और इसमें 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन की तारीख नहीं मुकर्रर हुई है, इसलिए चीफ जस्टिस इस पर बेंच बनाए और यही मुरव्वजा तरीक़ाकार है जो इस वक्त तक है। ये अलग बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, ये हमारा मुतालबा रहा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, सुप्रीम कोर्ट बार का, बार काउंसिल्स का कि रूल्स को अमेंड किया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए कि जिसमें जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, डिस्क्रिशनरी पावर है जो इस वक्त तक है वो, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स कौन बनाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के वो रूल्स बनाते हैं। और आज भी चाहे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के, और जिस तरफ इन्होंने इशारा किया है या रिकमेंड किया है, ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के फुल कोर्ट इनको रूल्स को अमेंड कर दे ताकि कोई कमेटी बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस बनाए। लेकिन बहरहाल जब ये फैसला आया तो 9 मेंबर बेंच बैठ गया। 9 मेंबर बेंच में 2 जजेस साहिबान ने कहा ये 184(3) का केस बनता है और उन्होंने अपनी ओपिनियन पहले ही दे दी थी। इस पे एतराज़ ये आया PDM का या बाकी कुछ लोगों का कि जनाब ये जज साहब तो फैसला दे चुके हैं ना, फिर ये इंडिपेंडेंट कैसे सुनेंगे। इस पे उन 2 जज साहिबान ने कहा हम रिक्यूज़ करते हैं, हम नहीं बैठते। 2 जज साहिबान में याह्या अफरीदी साहब ने भी कहा कि मेरी ओपिनियन भी यही है कि ये 184(3) का केस बनता नहीं है, इसलिए मैं भी अपनी ओपिनियन डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ, मुझे भी बेंच से अलग कर दें अगर बाकी चीफ जस्टिस साहब फैसला करें। और यही ओपिनियन अतरमिंदल्ला साहब ने दे दी। उन्होंने जो दी है, उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे रिटेन कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब फैसला करें लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे चुका हूँ। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो बनाना ही था, अब उनके ऊपर डिस्कशन थी कि 5 मेंबर बनाए, 7 मेंबर बनाए, 9 मेंबर बनाए। उन्होंने 5 मेंबर बेंच नया बेंच बना दिया। पिछले 4 जजेस फारे हो गए, 2 जज साहिबान जिन्होंने खुद रिक्यूज किया। मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं ये 4-3 का फैसला है। नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। विद ग्रेट रिस्पेक्ट जा रहे हमारे ऑनरेबल जज साहिबान, बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं मंसूर शाह साहब। अब मैं आपको बताऊं कि जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, नए बेंच में 3 ऑनरेबल बेंच ने एक जॉइंट फैसला लिख दिया, कर दिया, वो बदियाल साहब उसका ऑथर जज हैं, और 5 जज साहिबान ने उसके ऊपर साइन कर दिया। दैट वाज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। उन 2 जज साहिबान ने कहा हम अपना एडिशनल नोट देंगे, यानी डिसेंटिंग नोट देंगे। उन 2 जज साहिबान ने जब डिसेंटिंग नोट दिया, उसी तारीख को, 1 तारीख को, उसमें लिख दिया कि ये हमारा डिसेंटिंग नोट है, ये 184(3) का नहीं बनता, चूंकि दोनों हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है। और उसमें लिख दिया कि हम अतरमिंदल्ला और याह्या अफरीदी से इत्तेफाक करते हैं। अगर इसको 4-3 तस्वर करते हैं तो फिर ये 5/4 तस्वर होगा, इसलिए कि बाकी 2 जज साहिबान अपना ओपिनियन दे चुके थे कि ये 184(3) का केस तो आप इन 2 जजेस के ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं इत्तेफाक करता। ये डिसेंटिंग व्यू तो है, ये डिफरेंट व्यू तो है, लेकिन ये पूरी ओपिनियन तो है, बट इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अच्छा, जजमेंट ऑफ द कोर्ट वो होती है जो मेजॉरिटी ठीक है। सलाउद्दीन साहब ये बताएं कि जो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने 5 मेंबर बेंच बनाया है,
उसमें एजाजुल एहसन साहब को दोबारा शामिल कर लिया है और उनके शामिल होने से लोग ये कह रहे हैं जी कि ये जो 5 मेंबर बेंच है इसका फ़ैसला जो है अब वो सबको पता है कि फ़ैसला क्या होगा। ये क्यों एक तासुर पैदा हो गया है कि बेंच की फॉर्मेशन से आम पब्लिक खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का अंदाज़ा लगा लेती है। ये रुझान सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है या बुरा है? देखें हामिद साहब, ये इस चीज़ पे बार एसोसिएशंस, इस तरह के शोएब शाहीन साहब ने फरमाया, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स अरसे से ये मुतालबा कर रही हैं कि ये जो चीफ़ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं बेंच को तश्कील देने के हवाले से या केसेस की फिक्सेशन के हवाले से या सुओ मोटो के हवाले से, उन सब को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। उसमें ये कंप्लीट उनकी डिस्क्रेशन पे आप छोड़ नहीं सकते। और जिस तरह फिर आज की जो जजमेंट है, और आप सही आपने शो के शुरू में फरमाया कि बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जुडिशल इंपीरियलिज्म की बात की गई है, यानी कि अदालत में शहनशाही निज़ाम चल रहा है। तो जब इस किस्म की बात इस नहज तक क्यों पहुंची? देखें 2017 में कराची में ऑल पाकिस्तान बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ यही मुतालबे थे, ये 3-4 बातें जो आज मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में है। अव्वल के सुओ मोटो कैसे लिया जाता है उसको रेगुलेट करें, आया पूरी फुल कोर्ट बैठ के सुओ मोटो ले या 5 सीनियर जजेस की कोई कमेटी बनाई जाए, उसी तरह बेंचेस की फॉर्मेशन और केसेस की फिक्सेशन, इन तमाम चीज़ों को रूल्स के थ्रू स्ट्रक्चर करें। आप बाकी गवर्नमेंट में कोई भी डिस्क्रेशन होती है, आप कहते हैं स्ट्रक्चर करें, रूल्स बनाएं, ये कंप्लीट डिस्क्रेशन हो नहीं सकती, मगर अपने लिए आप वो मेयार जो है वो आयद नहीं करते। तो ये बातें पहले बार एसोसिएशंस कहती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले शायद एक फाइज ईसा साहब का एक नोट था, साकिब निसार साहब के साथ बेंच अचानक उन्होंने तोड़ दी जब उन्हें साकिब फाइज ईसा साहब की बात नागवार गुजरी, कोई बात, उनका कोई सवाल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें रिटायरिंग जजेस ने कितने, बाकर साहब ने, मियां खेल साहब ने अपनी रिटायरमेंट पे जो स्पीचेस दी हैं, जो उन्होंने भी यही बात की है कि बेंचेस में कुछ जजेस को शामिल किया जाता है इम्पोर्टेंट मामलात में, सियासी नौयत के मामलात में कुछ जजेस को शामिल किया जाता है, कुछ को एक्सक्लूड किया जाता है। अब देखें जब 7-8 दर्जनों जजेस ऐसी बात कर रहे हों तो फिर ये चीफ जस्टिस साहब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ये तासुर ना लोगों को लेने दें कि आप एक मखसूस जजेस के थ्रू ही पूरा का पूरा इदारा चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टिव विजडम होती है तमाम जज साहिबान की। आप क्यों गुरेज करते हैं? ये सारे जो मामलात हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो 4-3 था या 5-3-2 था, या कौन सही है कौन गलत है। इवन इलेक्शंस के हवाले से मेरी राय तो बहुत क्लियर है कि मैंने कई मरतबा कहा है कि 90 दिन में होने चाहिए, मगर आप क्यों इस चीज से गुरेज कर रहे हैं कि आप तमाम के जजेस को एक साथ बिठा के एक कलेक्टिव अथॉरिटी के साथ बात करें कि जो मामले हैं बजाय मजीद पेचीदा होने के वो एक्चुअली हल होने की तरफ जाएं। ठीक है। अब खुर्रम साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। पहले इलेक्शन कमीशन ने एक डेट भी दे दी, अब आप उससे आगे जा रहे हैं। तो ये तो आप ऐसा नहीं लगता कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई को दावत दे रहे हैं और इसका निशाना वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर दफ़ा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और बहुत से और लोग भी बन सकते हैं? जी, पहले तो ये 2 आइनी इदारों के दरमियान ये फैसला होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर अगर उस बुनियाद पर कोई ये कहेगा कि जी सरकार का नाम लेगा कि जी एग्जेक्टिव ने हमें ये कहा, तब कहीं जाके तो ये इश्यूज़ अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले तो बड़े आगे जाने हैं। पहले तो यही इस बात का फैसला होना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218(3) की मौजूदगी में जो ये एक्सक्लूसिव राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है कि उसने
साफ, शफाफ, कानूनी और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक इलेक्शन करवाने हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उस 218(3) के अंदर अपनी अथॉरिटी इंसर्ट कर सकता है? हमारी नज़र में नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये तो फैसला अदालत में होगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है, क्योंकि जाहिर है अगर ये इसरार है जो सब लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी शायद गालिबन आइन में सिर्फ 224(2) ही है कि जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आइन में तो और बहुत शिक्के हैं ना, 218(3) भी है आइन में, जो नई मरदमशुमारी और नई डिलिमिटेशन के हवाले से शिक्के हैं। आइन के अंदर फेडरेशन को इकट्ठा रखने की शिक्के हैं, जो बहुत सारे इशूज़ हैं अभी रिजॉल्व नहीं हुए। तो इसमें इन सब चीज़ों को सामने रखकर कोर्ट में बहरहाल ये बात पहले तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट के सामने पेश होगा ना अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए, फिर ऑफ कोर्स फिर गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बनेगी। तो जो भी उसके मज़बरात हैं हम उनका सामना करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। आपका वैसे एक बयान जो था वो हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होगा, पता नहीं वो आपने उस वक्त किस जी नहीं मेरी राय की बुनियाद पे दिया था? मेरी राय सलाउद्दीन साहब से है। मैं अपनी ज़ाती राय ज़रूर दे सकता हूँ। मेरी ज़ाती राय यही है कि हमें 90 दिन में इलेक्शन करवाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं जिसके बारे में बाकायदा तौर पे वजारत दिफा और वजारत ख़जाना चले आगे अपनी देखिए इन राइटिंग, ये नहीं कि हवा में सुन लें आपने कहा क्या था, जरा सुन लें जी क्या कहा था खुर्रम साहब ने। की सरकारी पॉलिसी यही है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत 90 दिन के अंदर अंदर इन सूबाई जो असम्बली हैं उनके होंगे। सरकारी पॉलिसी दी थी आपने, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाता क्योंकि आपके अलावा भी बहुत से बुजुर्गों ने कहा था। शुएब साहब ये बताएं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आज इसको सिविलियन मार्शल लॉ हम तस्वर कर लें, अगर हमने नॉमिनेज के ज़रिए हुकूमत चलानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है जो कि अब सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है 2A के तहत, कि तमाम मुमलिकत के जो फंक्शंस हैं वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए चलाए जाएंगे। ठीक है, ये आए थे इलेक्शन कराने के लिए 90 डेज़ के लिए, उससे अलावा इंटरम सेटअप का कोई काम नहीं। पंजाब की बात कर रहा हूँ, और यही KPK की पोजीशन है। तो अगर आपने 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराना तो फिर क्या हम ज़ियाउल हक 90 डेज़ का कहे कि 11 साल नहीं कराए इलेक्शन, लूले लंगड़े गैर जमहूरी कराए, या मुशर्रफ साहब आए उन्होंने पहले कराए ही नहीं इलेक्शन, जो कराए वो आपके सामने ही है, फिर कहा मैं वर्दी उतार दूंगा, फिर कहा जी मैं नहीं उतारूंगा। तो अगर आपने इस तर्ज अमल को अडॉप्ट करना है सिर्फ इसलिए कि आपको आज इलेक्शन सूट नहीं करते, आप इमरान खान की पॉपुलरिटी से डरे हुए हैं, तो कल कोई और हुकूमत जो बैठी होती है इक़्तिदार में, एक बहाना करने के लिए कितनी एक देर लगती है, कोई भी बहाना करेगा, वो कहेगा कि मैं 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराता। तो ये तर्ज अमल मेरा ख्याल है सोचने का मकाम है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को और PDM की तमाम जमातों को जो सिविल सुप्रीमेसी पे यकीन रखती हैं कि इस तर्ज अमल को ना चलाएं, इसका बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। अब आते हैं कंटेम्प्ट की तरफ। देखें जो पहला वाला ऑर्डर आ चुका है उसके 3 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ 13 में उन्होंने कहा है कि गवर्नर KPK ने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। पैराग्राफ 14 में उन्होंने कह दिया इसमें इबहम था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पंजाब की हद तक डेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें 52 डेज़ चाहिए, इसलिए मिनिमम बियरेस्ट जो या नियरेस्ट टाइम हो सकता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आप उसके करीब आप डेट दें और इलेक्शन कराएं। उसने प्रेसिडेंट ने पावर दे एक्सरसाइज कर ली सेक्शन 57(1) के तहत, और वो भी वो डेट दी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि हम 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के सवाल ये है कि अगर 90 दिन मुकद्दस हैं तो सुप्रीम कोर्ट को किसने हक दे दिया कि वो आज खुद कह देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वो हक इस्तेमाल किया जो उनके पास इनहेरेंट है। मुझे सवाल करने दें, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक आइन के कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 187 के तहत जब कोई सब्सटेंशियल जस्टिस करना मकसद हो तो उनके पास इनडेफिनिट पावर्स हैं आर्टिकल 187 की, और इसलिए उन्होंने चूंकि अच्छा अब इसका मैं जवाब ले लूं अगर आप, क्योंकि ये जरा जी सलाउद्दीन साहब ये आप इत्तेफाक करते हैं? शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। देखें हामिद साहब, वैसे तो इन थ्योरी तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता ही उस टाइम में है कि जब
फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन में नेचुरली इलेक्शन एक्ट में डेट्स दी गई हैं कि भाई किस वक्त कागजात नामजदगी देनी है, उसमें कितने अरसे में फिर उसकी ऑब्जेक्शंस अलाउ करनी है वगैरह, वो सारा एक पीरियड है। ठीक है, तो अगर वो पीरियड अब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 90 दिन में हो, तो देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट विल हैव द पावर कि वो कुछ आगे कर सकती है। मगर अगेन मसला तो अभी सामने कंटेम्प्ट वाला तो तब सेटल होगा ना जब पहले ये सेटल हो कि वो जो फैसला था 4-3 था या 3-2 था। जब तक अगर वो ये अब ये 5 रुकनी बेंच पे बैठ के पहले ये फैसला करेगी कि पिछला फैसला था क्या, और ये भी बिल्कुल देखें क्लियरली एक नजर आ रहा है कि अगर ये 5 रुकनी बेंच की कॉम्पोजिशन कुछ और होती, फर्ज करें 5 सीनियर मोस्ट होते, तो शायद फैसला आता कि नहीं 4-3 है। अभी मौजूदा कॉम्पोजिशन में शायद 3-2 आएगा या 4-1, एक बात बताएं, जो भी जैसे भी है। सलाउद्दीन साहब, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं सवाल, उसका जरा छोटा सा जवाब दे दें। एजाजुल एहसन साहब को इस बेंच में शामिल करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? देखें, एजाजुल एहसन साहब ने पहले, होता तो ये जज की डिस्क्रेशन है, एजाजुल एहसन साहब ने पिछली मर्तबा खुद केस से रिक्यूज किया था कि क्योंकि आई डोंट नो किस वजह से किया था, मगर बहरहाल उन्होंने केस से रिक्यूज किया था कि मैं इसको सुनना नहीं चाहूंगा, उनके ऊपर एतराज़ात, और मुज़ाहिर नकवी साहब ने आज खुद नोटिस लिया था, उनकी राय सामने आ गई थी, इसलिए वो देखें वो वैसे तो नहीं, वैसे तो हामिद साहब कई मरतबा, बल्कि ज्यादा तर जो बेंच सुओ मोटो लेती है वही सुन रही होती है, वही उस बेंच का हिस्सा होती है। मगर बहरहाल कुछ एतराज़ात हुए थे और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वही उसी केस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब बात जा रही है, उसी जजमेंट की, तो उसमें अब उन्होंने क्यों ये मकसूद समझा कि वो इस बेंच में शामिल हों, ये तो जज साहब भी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन शुएब शाहीन साहब, आप नहीं समझते कि उनको नहीं बैठना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है कि सीनियर मोस्ट जज हैं, कॉम्पिटेंट जज हैं, और उनके ऊपर एतराज़, सीनियर मोस्ट वो हैं या काजी फायद ईसा हैं? नहीं, सीनियर मोस्ट जजेस में से हैं, मतलब अच्छा ये बताएं कि सीनियर मोस्ट तो इस वक्त काजी फायद ईसा हैं, वो उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता बेंच में? होना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ होना चाहिए। लेकिन आपने कह दिया होना चाहिए और मैंने मुस्कुरा दिया, लेकिन यही वो असल फसाद की जड़ है, रूट कॉज, जिसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब को देना चाहिए कि वो जो सीनियर 3 जजेस हैं उनको बेंच में क्यों नहीं बिठाते। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हमसाया मुल्क भारत में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने उनको सज़ा सुनाई और इंडियन पार्लियामेंट ने राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई कर दिया। उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड हो गई है, यानी कि वो डिसक्वालीफाई हो गए। और इस पर बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी राहुल गांधी और इमरान खान का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ इस हवाले से नहीं कर रहे कि राहुल गांधी डिसक्वालीफाई हो गए हैं तो इमरान खान भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वो दोनों कि कुछ जो स्लिप ऑफ टंग है उसको भी इंजॉय करें। सुने स्लिप ऑफ टंग कैसे हुई। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। तो इमरान खान भी आटे को मेजर करते हैं किलोज़ में नहीं लीटर में, और राहुल गांधी भी इसको मेजर करते हैं लीटर में। लेकिन ये तो मैंने वैसे ही एक अज़राह तफन्नुन जस्ट फॉर फन आपको उनकी स्लिप ऑफ टंग सुनवाई है। सवाल मैं जो खुर्रम दस्तगीर साहब से करने लगा हूँ, खुर्रम साहब जिस तरह राहुल गांधी को मोदी साहब ने डिसक्वालीफाई करवा दिया है मेंबरशिप से पार्लियामेंट की, तो आपकी भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान भी डिसक्वालीफाई हो जाए, और अगर अक्टूबर 2023 से पहले इमरान खान डिसक्वालीफाई हो गए तो आप इलेक्शन करवा देंगे, वरना कोई नहीं। सब ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि डिसक्वालीफाई तो अदालतों ने करना है, मैंने तो नहीं करना।
आई डोंट हैव, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पूरी हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट को या किसी भी शहरी को डिस्क्वालीफाई कर दे। तो वहाँ फिर अदालतों का सवाल खड़ा हो जाएगा ना। तो आज तो अदालत आपके कंट्रोल में नहीं ना लग रही? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो आज मंसूर अली शाह साहब लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पैराग्राफ 38 है, क्योंकि आपने कहा अंग्रेजी पढ़नी चाहिए जो एक्चुअल है। द पावर ऑफ डूइंग ए वन मैन शो इज नॉट ओनली एनाक्रोनिस्टिक, आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट, बट ऑल्सो इज एंटीथेटिकल टू गुड गवर्नेंस एंड इनकम्पैटिबल टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। वन मैन शो, दोबारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर in the hands of one individual, making the system more susceptible to abuse of power. अब वो यही कह रहे हैं ना जी कि अगर वन मैन शो होगा, ये ना सिर्फ मतरूक हो चुका है, ये गुड अच्छी हाकमियत के लिए भी के खिलाफ है ये बात, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो है जितनी आप ताकत एक हाथ में देंगे उतनी ज़्यादा उसका जो गलत इस्तेमाल है, अब्यूज़ है, वो होगा। तो ये हमारे सामने है। उर्दू तर्जमा ये भी है, उन्होंने कहा जब शुरू में लिखते अपने फैसले में कि अदालत अगर सियासी इदारा बने तो उसकी साख ख़त्म हो जाती है, और जो आई थिंक सबसे बड़ा मुश्किल आपने इसकी तरफ इशारा किया, जजेस की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्य अदालत, इंपीरियल साम्राज्य अदालत, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन शुएब शाहीन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को पहले डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर 2018 में इलेक्शन हो गया। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी 2023 में इलेक्शन उसी सूरत में होगा कि पहले इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह डिस्क्वालीफाई किए जाएं? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है वो पूछ रहा हूँ आपको। पहले भी आपको बताया था शो के अंदर कि ये 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होना। आपका मेरा यहाँ टाकरा हुआ था, मैंने कहा था हर हाल में इलेक्शन 90 डेज में होगा, चले 90 डेज से 18 दिन आगे चले गए। मैंने मुद्दबाना अंदाज में कहा था नहीं होगा जी, लेकिन मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि इलेक्शन इसी अप्रैल में होंगे, 30 तारीख को ही होंगे। उसकी वजह यह है कि कोई भी जज जो ये कहेगा कि 90 डेज़ या उसके नियरेस्ट 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होना, आज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस एक लिहाज से दोबारा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, यानी 2 स्पीकर्स सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। फिर आज का जस्टिस मुनीर कौन है? आज का जस्टिस मुनीर वो होगा जो ये फैसला देगा कि ये 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी जज अपने आप को जस्टिस मुनीर की रूह के साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। हर जज ये कोशिश करेगा कि आइन की रूह के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और आइन का तकाजा है कि 90 डेज में ही इलेक्शन होने चाहिए, आइन के ऊपर अमल दरामद हो। सर ज़्यादा देर नहीं गुजरी, 2007 में जब अकरम दुरानी ने असेंबली डिसॉल्व की थी तो 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन इकट्ठे ही हुए थे फरवरी में जाके। तो वहाँ भी 5.5 महीने खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत रही थी। तो ये कोई ये नहीं है कि पहले कभी हम तो सिर्फ ये यकीन दहानी चाहते हैं कि अब अक्टूबर से आगे तो नहीं जाएंगे। जी नहीं, अक्टूबर में इंशाल्लाह जब कौमी असेंबली 12 अगस्त को अपनी अभी आप दिखा रहे थे इनका फरवरी का स्टेटमेंट के जी 90 डेज में इलेक्शन होगा। मैंने उस वक्त कहा था कि उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं थी। वो बाद में सलाउद्दीन साहब के बाद वज़ारत दिफा ने वो खतूत लिखे हैं जिनको बाद में कैबिनेट ने। सलाउद्दीन साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में बैठे हैं। सैयद नज़ीर गिलानी साहब, सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने कहा कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मंदोखेल, चीफ जस्टिस बंदयाल शुड स्टेप बैक फ्रॉम द प्रैक्टिस। और वो कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू ऑल। ये एक राय क्यों बन रही है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक पार्टी बन चुके हैं, और ये जो जजेस के दरमियान जो जज आमने सामने आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसका कोई सलूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो सुप्रीम कोर्ट के को मेंटेन करने के, चलाने के जो ज़ाब्ते हैं, उसमें कोई तरीकाकार है कि इस तरह चीफ जस्टिस और जजेस आमने सामने आ जाए? क्योंकि हमने देखा था 1997 में भी सजाद अली शाह साहब के खिलाफ इसी तरह एक बगावत हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके नतायज को अच्छे नहीं निकले थे। तो वो इस तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, तो इसका कोई आपको नुकसान तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के लिए? बिल्कुल नुकसान सामने है। सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह दस्तगीर साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो साख्त है वो साख अपना बिल्कुल मुतासर हो रही है। आपने सजाद अली शाह साहब का जिक्र किया, साथ पड़ोसी मुल्क में
जो सारे सीनियर जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में हमें शामिल नहीं करते अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब आप इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और पॉलिटिकल केसेस में घूम फिर के वही 3-4 जज साहिबान अगर उसमें शामिल किए जाते हैं तो फिर नेचुरली लोग उस पर एतराज़ करेंगे। देखिए, ये इशू कोई इतना ऐसा ज़्यादा मुश्किल इशू नहीं था इलेक्शन वाला। अगर एक सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि इन 3-4 जज साहिबान के अलावा कोई अहल नहीं है कि वो आईनी मामलात पे कोई फैसला दे सके, या उनकी कोई दयानतदारी में कोई मसला है कि उनको आप शामिल नहीं कर सकते? जब इतना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, तो उसमें अगर सबकी विजडम शामिल हो जाए तो उसमें क्या हर्ज हो सकता है? और अगर एक बार, चलिए एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब बार बार ये होता है तो फिर नेचुरली शक व शुबात उठेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये चीफ जस्टिस साहब को इसमें कोई अपना कबाहत होनी चाहिए, सबको शामिल करें। और मैं समझता हूं एटलीस्ट मेरी दानिश में तो फैसला फिर भी यही आना था अगर सबको शामिल करते, और तब आपके फैसले में इतनी फोर्स होती कि गवर्नमेंट और या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रुकावटें ना आ सकती। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने किया कि अगर फुल कोर्ट का फैसला होता तो उसमें बहुत ताकत पैदा हो जाती और हुकूमत या इलेक्शन कमीशन के पास भागने का कोई रास्ता ना होता। क्या वाकई ऐसा है? इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उनके खिलाफ तकरीबन 150 के करीब मुकदमात कायम हो चुके हैं। कुछ मुकदमात की तफसील हमारे पास है जो तकरीबन 39 बनती है, इसकी डिटेल हमारे पास है। अब एक और मुकदमा भी जो है वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो हमारे मेहमान हैं उनके महकमे की तरफ से बन सकता है। एक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से पीटीआई वालों को एक नोटिस जारी किया गया जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं। अभी इसमें बराह रास्त इमरान खान साहब का नाम तो नहीं आया, लेकिन खुर्रम साहब, ये जो नोटिस आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ है, ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इमरान खान पे आप बिजली चोरी का मुकदमा भी कायम कर देंगे? नहीं, बिल दे दें, नहीं होगा। देखिए, अभी तो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से कहा गया है कि सिर्फ हमें ज़मान पार के अंदर तक रसाई दे दें ताकि हम चेकिंग तो कर लें। अच्छा, सिर्फ ये कहा गया, ये नोटिस है। और ये पीटीआई के नाम भी नहीं, ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़मान पाक, ज़मान पाक जो भी वो उनके घर के जो नहीं, उसमें आपने पूरा कहा है कि ये जो उन्होंने कैंप वैम्प लगाया नहीं, वो तो नहीं, जो खत एड्रेस्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़मान पाक को कि जी हमें आप अज़राह करम रसाई दे दें ताकि हम आकर चेक कर लें। तो अगर चेकिंग कराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जो बड़ा लाजवाल जुमला इमरान खान साहब का कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, तो दे दें तो चेकिंग हो जाएगी। दूसरा अमीर साहब इशू, चूँकि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, इश्यूज़ उठेंगे इस इलेक्शन के और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिसका जिक्र करना ज़रूर, वो है सेंसस। कि पूरे मुल्क में ये नहीं हो सकता कि 2 सूबे एक सेंसस पे हो जाए, बाकी मुल्क बाकी सेंसस पे हो जाए और पूरा मुल्क जो है एक हिजान पे शिकार। शुएब साहब ये बताएं कि ये मुकदमे तो काफ़ी हैं, बहुत से मुकदमों का आपको पता है, बिजली चोरी का मुकदमा भी मुझे लगता है हो जाएगा। तो क्या ये इमरान खान साहब को नहीं चाहिए कि वो उनके घर के बाहर जो वर्कर्स वगैरह हैं उनको कहेंगे यार ये वापडा वाले आते हैं, इनको ज़रा चेक कर लेने दो? अगर कोई ऐसा है तो मेरा ख्याल है उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए। खुद ज़ाहिर है वो तो इन चीज़ों को वो ख़ुद तो हैंडल नहीं करते। वहाँ के जो उनके सेकंड इन कमांड, उनका जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है या जो उनके साथ मुतल्लिक़ा लोग हैं, उनको ये चाहिए कि इन चीज़ों को वो ज़रूर देखें। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनको देखें। लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में वाहिद ये लीडर होगा, पॉलिटिकल लीडर, जिसको 8 महीने के अंदर 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें से 40 के करीब दहशतगर्दी के, 144 के जिसमें से 40 के करीब हैं, 188 के हैं, और इस तरह से बेशुमार मुकदमा। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप इतना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कह रहे हैं मुकदमे बनाए, कोई और लीडर जत्थे लेकर बार-बार अदालतों पर हमलावर भी तो नहीं हुआ ना। कोई और लीडर जत्थे लेकर पुलिस पर इतना हमलावर नहीं हुआ पाकिस्तान की। केस में वो बेल कराने आता है ना, तो 4 मुकदमे वो साथ लेके जाता है। जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हद हो जाए, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हद हो जाए, तो फिर नहीं, अच्छा, उन पब्लिक में भी इन चीजों की अहमियत खत्म हो जाए। वो खुर्रम साहब उनके ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि
पीटीआई के वर्कर्स को घरों से उठा लिया जाए और पेश भी ना किया जाए कहीं पे और वो लापता हो जाएं, ये ऐसा नहीं लापता होना बिल्कुल हमारी पॉलिसी नहीं है। वो उनको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल है और उनको अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह। अजहर माशवानी को कर देंगे अदालत में पेश? जी मुझे नहीं मालूम, अजहर माशवानी तो वजीर दाखिला ने कहा कि हमारे पास नहीं है। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आखिर में यही कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा ये कहूँगा कि अप्रैल 2023 में आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसा ना हो कि अगले माह जब हम आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे होने पे कोई खुसूसी तकरीबात में खिताबात फरमा रहे हों तो कहने के लिए कुछ ना हो कि 50वीं सालगिरह पे इस आईन पाकिस्तान की इतनी तौहीन कि रहे नाम ना अल्लाह का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।